वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पुली ब्लॉक प्रॉब्लम्स। ये है लेक्चर नंबर 15। तो एनएलएम यानी चैप्टर नंबर 5 जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी से अगर हम बात करें तो बिल्कुल उसके जो बेसिक्स हैं वो मैं डील कर रहा हूँ। तो अगर ये पुली ब्लॉक किसी इंक्लाइन प्लेन पे होंगे विदाउट फ्रिक्शन एंड विद फ्रिक्शन, सिचुएशन क्या होगी, कैसे हमें सॉल्व करना है, तो वो हम समझते हैं इस लेक्चर नंबर 15 में। सो माना कि पहली जो सिचुएशन है वो ये है, ये कोई इंक्लाइन प्लेन है और पुली यहां पर है। फिर इज द पुली। अजम्पशन ये है पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। एक स्ट्रिंग पुली पे से होकर जा रही है और वर्टिकली यहां पर m1 मास का ऑब्जेक्ट लटका हुआ है। इट इज हंग विद द रोप। जो स्ट्रिंग है या रस्सी है वो इनएक्सटेंसिबल है, खींच नहीं सकते इलास्टिक की तरह, और वो भी मासलेस है। दीज आर दी अजम्पशंस। दूसरा ऑब्जेक्ट मास m2 का वो इंक्लाइन प्लेन पर है, जबकि इंक्लाइन प्लेन का इंक्लाइनेशन थीटा है। तो दिस इज द सिचुएशन। अब इसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग के लिए थीटा को कई अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बार स्लोप दिया रहता है, आपको बोलते कि 1/15 यानी 15 ऐसे जाएंगे तो एक ऊपर चढ़ेंगे 1/15। तो अगर लैंग्वेज में 1/15 लिखा रहे, व्हाट डज इट मीन? 1/15 का मतलब अगर ये थीटा है, ये 1 और ये 15, तो आप जानते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये इसका मीनिंग बनता है। तो कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज होती है तो उसको हमें ऐसे समझना होता है। अभी हम सिंपल इसको मान के करते हैं क्वेश्चन को। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, m1 पर जो फोर्सेस दिखाएंगे, इसका वेट लग रहा है m1g नीचे की तरफ, टेंशन t ऊपर की तरफ स्ट्रिंग में। माना कि पूरा का पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, m2 इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर की तरफ जा रहा है, m1 नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये टेंशन t ज़्यादा होगी। कौन से फोर्स से? तो m2 पर लगने वाले फोर्सेस को अगर मैं दिखाता हूँ, इसको मैंने पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह अगर ट्रीट किया तो हम ये मान सकते हैं m2 का सारा मास ये कंसंट्रेटेड है और इसका वेट काम करेगा m2g डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इंक्लाइन प्लेन की नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी नॉर्मल टू द इंक्लाइन प्लेन, जिसको मैं कैपिटल N से दिखा रहा हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, m2g को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, दूसरा कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन इसके मोशन को अपोज करेगा। तो जब हम ये देख रहे हैं यहाँ एंगल थीटा है, अगर मैं इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दूं डिफरेंट कलर से, तो ये 90 हो गया, ये हुआ 90 माइनस थीटा बचा हुआ, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होगा 180। तो इधर वाला जो एंगल आएगा वो आएगा थीटा। इट मीन्स एन को जो बैलेंस कर रहा है वो कंपोनेंट होगा कॉस थीटा वाला, m2g कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है उधर कॉस थीटा, और जो रोकेगा इसको इंक्लाइन के ऊपर जाने से वो होगा m2g साइन थीटा। तो ये हमने वेरियस फोर्सेस दिखाए। फॉर क्लैरिटी मैं इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको।
लाइक दिस। तो ये अभी सिचुएशन है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे फोर्सेस के लिए, और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे दोनों मास बॉडीज m1 और m2 मास जिनके हैं उनके लिए, और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखकर जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो अननोन क्या है यहाँ पर हमें पता करना है, एक तो a एक्सेलरेशन और दूसरा हमें पता करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग t। तो ये दोनों अननोन हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वापस मैं इसको नॉर्मल साइज कर देता हूँ और अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लिखते हैं। हियर फॉर मास m1, उसके लिए मैं लिख सकता हूँ m1g नीचे की तरफ काम कर रहा है, t ऊपर की तरफ, तो बड़ा फोर्स डेफिनेटली m1g है, तभी ये नीचे की तरफ आएगा एक्सेलरेशन a से। तो m1g इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा माइनस t, और ये बराबर होगा नेट फोर्स ऑन m1 which is m1 times a। So this is equation number 1। फॉर मास m2 लिखूंगा, तो मास m2 के लिए इक्वेशन बनेगी टेंशन t अलोंग द इंक्लाइन, उसे ऊपर खींचना चाहता है, और रोकने वाला जो फोर्स है वो है m2g sin थीटा, और नेट फोर्स फिर भी वो ब्लॉक जो एक्सेलरेशन ए से अलोंग द इंक्लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स उस पर काम कर रहा है m2a। तो ये इस तरह से होगा ये दो इक्वेशंस। जबकि एक रिजल्ट हम यहां से और निकाल सकते हैं, और वो क्या है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है n, ये बैलेंस हो रही है किससे, ये बैलेंस हो रही है m2g cos थीटा से। इसकी डिटेल हमारे काम आती है अगर यहाँ फ्रिक्शन भी हो तो अभी हमारे पास थीटा अगर गिवन है तो m1 m2 भी गिवन है, थीटा भी गिवन है, एंड इट इज आल्सो गिवन कि m1 इज ग्रेटर देन m2। तो इसमें श्योरिटी हो जाएगी सिस्टम इसी तरह से मूव करेगा जैसे हमने माना है। तो अभी जो अननोन है वो दो ही रह जाते हैं, t और a। तो इन दो इक्वेशंस की मदद से हम ये दोनों अननोन पता कर सकते हैं। तो ये हुआ केस 1 विदाउट फ्रिक्शन, ये है सिंगल इंक्लाइन प्लेन। विद फ्रिक्शन अगर मैं कंसिडर करूं, केस 2 ले लेते हैं। अगर फ्रिक्शन भी है तो सिचुएशन किस तरह से अल्टर होगी, मॉडिफाई होगी, वो हमें देखना है। फिर से ये हमने कंसिडर किया एक इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल 37 हो सकता है, 53 हो सकता है, माना कि अल्फा है, अब की बार मैंने मान लिया अल्फा, और यहां पर कोने पर एक पुली लगी हुई है। पुली की खास बात यह है कि मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। पुली के ऊपर से होकर एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग जा रही है जिसके एक सिरे पर m1 मास का ऑब्जेक्ट लटका हुआ है, m1 मास की बॉडी, जबकि दूसरे सिरे से m2 मास का ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है। दिस इज द सिचुएशन। माना कि पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कंडीशन इज m1 ग्रेटर देन m2, और अभी यहां फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट कर रहा है। निश्चित रूप से जब ये चल रहा होगा सिस्टम तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ काम करेगा, मैं सिंपली म्यू से दिखा रहा हूँ, और जब रेस्ट पर रहेगा तो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा म्यू एस टाइम्स एन। तो वेरियस फोर्सेस अगर मैं दिखाता हूँ m1 पर, तो m1 पर काम करने वाले फोर्सेस हैं, इसका वेट इसको खींचेगा नीचे की तरफ, और ये फोर्स होगा m1g। टेंशन t लगेगी स्ट्रिंग में जो इसको रोकने की कोशिश करेगी, उसके बाद भी नेट फोर्स इस पे नीचे की तरफ है क्योंकि एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रहा है, और वो नेट फोर्स होगा m1 इंटू ए। m2 ब्लॉक को टेंशन t अलोंग द इंक्लाइन ऊपर खींचना चाहती है,
हम इस पूरे सिस्टम को पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर मान लें तो हमें आसानी होगी समझने में। इसका वेट काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स और वो होगा m2g। नॉर्मल रिएक्शन काम करेगी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, जिसको मैं दिखाऊंगा कैपिटल N से। m2g के हम दो कंपोनेंट्स कर देंगे, एक जो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, ये एंगल अल्फा है, ये 90 है, तो ये हुआ 90 माइनस अल्फा, तो बचा हुआ ये हो गया अल्फा। तो m2g cos अल्फा ये कंपोनेंट तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, जबकि दूसरा कंपोनेंट m2g sin अल्फा, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में हमने इसको ब्रेक किया, वो टेंशन T के अपोजिशन में काम करेगा। अब क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन भी है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इम्पेंडिंग मोशन, उसकी डायरेक्शन सपोज ये ऊपर की तरफ जाना चाहता है, जिसकी वजह से इस पे काम करने वाला फ्रिक्शन फिर से इसे रोकने की कोशिश में नीचे की तरफ लगेगा। उस फ्रिक्शन को अगर मैं स्मॉल f से दिखाऊं, तो स्मॉल f की जो वैल्यू होती है फ्रिक्शन में हमने सीखा, वो होती है म्यू टाइम्स द नॉर्मल फोर्स n। अब क्योंकि ये जो n है ये बैलेंस हो रहा है m2g cos अल्फा से, तो n को मैं लिख सकता हूं m2g cos अल्फा। इससे मुझे फ्रिक्शन का जो फोर्स मिलता है म्यू टाइम्स m2g cos अल्फा। तो अब हम इक्वेशंस फिर से बैलेंस करके सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स अलग अलग मास बॉडी के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। पहले वाले की इक्वेशन तो वही हो जाएगी जैसे पहले हमने लिखी थी फॉर मास m1, पिछले क्वेश्चन में जैसे लिखी थी एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बनेगी। मैं उसको लिख सकता हूं m1g जो कि बड़ा फोर्स है, माइनस टेंशन T उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, नेट फोर्स क्योंकि ब्लॉक एक्सेलरेशन ए से नीचे की तरफ आ रहा है, तो नेट फोर्स इज m1a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन जो मैं लिखूंगा फॉर मास m2, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी टेंशन T इस ब्लॉक को अलोंग द इंक्लाइन ऊपर खींचना चाहती है, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा एक तो m2g sin अल्फा, दूसरा यहाँ फ्रिक्शन भी काम कर रहा है उसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस म्यू m2g cos अल्फा, और ये होगा नेट फोर्स के बराबर जो कि होगा m2 टाइम्स a। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, रीअरेंज करता हूं मैं इसको, ऐसे लिख सकता हूं t माइनस m2g is common, remaining is sin alpha minus mu times cos alpha equal to m2a। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अब 1 और 2 से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि m1 गिवन है, m2 गिवन है, अल्फा इज आल्सो गिवन, तो अननोन बचे, अच्छा म्यू भी दिया हुआ रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ऑब्वियसली कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर काम करेगा। सो दीज क्वांटिटीज आर गिवन, सो वी कैन सॉल्व इट। तीसरा केस लेते हैं हम, फ्रिक्शन तो नहीं है पर ये डबल इंक्लाइन प्लेन है। डबल इंक्लाइन प्लेन कैसे दिखाएंगे, एक तरफ इंक्लाइनेशन कम, एक तरफ इंक्लाइनेशन ज्यादा, तो ये बन गया डबल इंक्लाइन प्लेन। पुली
टॉप मोस्ट कॉर्नर पर वर्टेक्स पर यहाँ लगी है। अजम्पशन पुली इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। एक स्ट्रिंग जो पुली पे से होकर जा रही है उस पर 2 मास ब्लॉक अटैच्ड हैं जो साइमल्टेनियसली इंक्लाइंड प्लेन के कांटेक्ट में भी हैं। एक इधर, एक प्लेन पर, दूसरा दूसरी तरफ। माना कि इंक्लाइंड प्लेन के जो एंगल्स हैं वो हैं रिस्पेक्टिवली अल्फा ऑन द लेफ्ट साइड एंड बीटा ऑन द राइट साइड। अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स। तो हमें फोर्सेस को दिखाना है। m1 मास का ऑब्जेक्ट m2 मास के ऑब्जेक्ट को खींचकर अगर एक्सेलरेशन a से क्लॉकवाइज सेंस में इधर नीचे की तरफ ला रहा है, क्योंकि हमें दिया हुआ है m1 इज ग्रेटर देन m2 और इंक्लाइनेशन ज़्यादा होने की वजह से भी सिमिलर इफेक्ट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं फिर से दोनों ब्लॉक्स के लिए। तो अगर मैं इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट करूं तो अभी m1g काम करेगा नीचे की तरफ, हियर m1g। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन काम करेगा, उसको मैं n1 से दिखा रहा हूं क्योंकि अभी दूसरे की भी नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी। अब जब मैं इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करता हूं तो m1g का एक कंपोनेंट्स नॉर्मल रिएक्शन n1 को बैलेंस करेगा, दूसरा कंपोनेंट इसको इंक्लाइंड प्लेन पर नीचे की तरफ खींचेगा। ये एंगल बीटा होने से यहाँ बनने वाला ये एंगल भी होगा बीटा। तो यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा m1g। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं क्योंकि दूसरे मास बॉडी का फोर्स भी आएगा। सो m1g cos बीटा जो बैलेंस करेगा n1 को, और अलोंग द इंक्लाइन ये होगा m1g sin बीटा। इसी तरह से m2 को अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट मानता हूँ, अच्छा m1 पर एक फोर्स और काम करेगा दैट इज टेंशन T। यही टेंशन T m2 को अबोव द इंक्लाइन खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसको रोक कौन रहा है? अगर मैं m2 को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है m2g, और इसके मैं 2 कंपोनेंट्स कर सकता हूँ। एक जो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, दूसरा जो अलोंग अगेंस्ट द टेंशन इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ एंगल अल्फा होने से ये वाला एंगल अल्फा बनेगा। तो m2g cos अल्फा ये नॉर्मल रिएक्शन n2 के अगेंस्ट काम करेगा, इसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन n2, जबकि m2g sin अल्फा ये टेंशन T के अगेंस्ट काम करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, तो एडिशनल फ्रिक्शनल फोर्स और आ जाएगा। जो आपकी प्रैक्टिस अभी तक हो चुकी है उसके हिसाब से आप इक्वेशंस लिख सकते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन दोनों मास ऑब्जेक्ट्स के लिए, और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। सॉल्व हो जाएगा इजीली, और उससे जो रिजल्ट्स आएंगे उनको हम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं एज फॉर्मूला टू सॉल्व दी क्वेश्चंस। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी।